चलो बच्चों, न्यूटन्स लॉ का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये तुमको बताना है ना। इसमें हमको दे रखा है कि कोई स्मूथ घिरनी है, धागा लगा दिया है। पहले केस में धागे के इस सिरे से m द्रव्यमान का ब्लॉक लटका दिया और धागे के उस सिरे से 3m द्रव्यमान का ब्लॉक लटका दिया है। और उसी के जैसा दूसरा सिस्टम है, उसको देखना। तो उसमें वो एक स्मूथ घिरनी से धागा लगा दिया है। धागे के इस सिरे से तो वही m द्रव्यमान का ब्लॉक ही लटकाया है, लेकिन धागे के दूसरे सिरे से 3m द्रव्यमान का ब्लॉक लटकाने की जगह धागे के दूसरे सिरे को हम खींच रहे हैं और F इक्वल टू 3mg के बराबर बल से ही खींच रहे हैं। तो हमको देखना है कि इनमें से किस सिस्टम का त्वरण ज्यादा होगा। तो चलो सोच के बताओ कि सिस्टम 1 और 2 में से किस सिस्टम का त्वरण ज्यादा होगा। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना और खुद सोच करके बताओ। फिर बच्चों, शायद तुमने सोच लिया होगा, एक बार कर लेते हैं ना। तो देखो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों केस में परिणामी ड्राइविंग फोर्स तो समान है ना। दोनों केस में परिणामी ड्राइविंग फोर्स तो समान है, लेकिन ये जो फर्स्ट केस है उसमें सिस्टम का द्रव्यमान ज्यादा है। तो सिस्टम ज्यादा भारी है तो आलसी होगा, तो इसका त्वरण कम होगा। और सेकेंड केस में भी परिणामी ड्राइविंग फोर्स तो उतना ही है, लेकिन सिस्टम का द्रव्यमान कम है। तो सिस्टम हल्का है तो स्मार्ट होगा, तो इसका त्वरण ज्यादा होगा। ये तो शॉर्ट में बताया, लेकिन एक बार दोनों सिस्टम का त्वरण हम निकाल करके देख लेते हैं। चलो, पहले फर्स्ट सिस्टम का त्वरण निकालना है। कोई त्वरण के लिए शॉर्टकट लगाएंगे ना। मैंने बताया था कि कोई शॉर्टकट में क्या करते हैं, इस ब्लॉक रस्सी और इस ब्लॉक सबको एक साथ कंसीडर करते हैं। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि एक साथ कंसीडर करने पर बीच वाला तनाव होते हुए भी छुप जाएगा। तो बस अब पूरे सिस्टम पर केवल बाहें बल देखेंगे। तो आराम से बताओ कि पूरे सिस्टम पर इधर की ओर या क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल कौन सा है, 3mg। और पूरे सिस्टम पर विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल mg है। क्लॉकवाइज वाला बल ज्यादा है, तो पूरा सिस्टम परिणामी रूप से क्लॉकवाइज दिशा में गति करेगा। और वही चीज कि क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल 3mg, विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल mg। तो तब परिणामी ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, 3mg माइनस mg मतलब 2mg। और इसमें जो परिणामी ड्राइविंग फोर्स है वो कुल कितने द्रव्यमान को ढो रहा है, m और 3m 4m द्रव्यमान को ढो रहा है। तो इस सिस्टम का तो त्वरण परिणामी ड्राइविंग फोर्स 2mg अपन सिस्टम का कुल द्रव्यमान 4m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस सिस्टम का त्वरण तो g/2 आ गया, जो हमने कई बार किया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सेकेंड सिस्टम है उसका त्वरण निकाल लेते हैं। तो इसमें ही वही कि सेकेंड सिस्टम का भी त्वरण निकालना है, तनाव को छुपाना है। तो उसके लिए वही चीज की इस ब्लॉक रस्सी इन सबको एक साथ कंसीडर करते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं। और वही घिसी पिटी कहानी की एक साथ कंसीडर करने पर बीच वाले सारे तनाव होते हुए भी छुप जाएंगे। तो बस अब पूरे सिस्टम पर केवल बाहें बल ही देखेंगे। तो आराम से बताओ, इस बार भी पूरे सिस्टम पर इधर की ओर मतलब क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल F है जिसका मान 3mg। और पूरे सिस्टम पर विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल mg है। तो यहाँ भी वही कि क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल 3mg, एंटी क्लॉकवाइज ले जाने वाला बल mg। तो परिणामी ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, 3mg माइनस mg मतलब 2mg। तो सिस्टम 1 के सिमिलर सिस्टम 2 में भी परिणामी ड्राइविंग फोर्स तो उतना ही है, 2mg है। लेकिन ये सिस्टम 2 है, उसमें इसमें परिणामी ड्राइविंग फोर्स कुल कितने द्रव्यमान को ढो रहा है, m द्रव्यमान को ही ढो रहा है। इधर तो कोई द्रव्यमान है ही नहीं ना। तो परिणामी ड्राइविंग फोर्स तो उतना ही, लेकिन जो सेकेंड सिस्टम है उसमें ये परिणामी ड्राइविंग फोर्स कुल केवल m द्रव्यमान को ही ढो रहा है। तो सिस्टम 2 का त्वरण कितना होगा, परिणामी ड्राइविंग फोर्स अपन कुल द्रव्यमान केवल m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेकेंड सिस्टम का त्वरण कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। बस साफ साफ देख सकते हैं, है ना। साफ साफ देख सकते हैं कि सिस्टम 1 और 2 दोनों में परिणामी ड्राइविंग फोर्स तो समान था, लेकिन सिस्टम 1 भारी है, कुल द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका त्वरण कम आ गया। और सिस्टम 2 में भी परिणामी ड्राइविंग फोर्स तो उतना ही है, लेकिन सिस्टम 2 का द्रव्यमान कम है तो इसका त्वरण ज्यादा होगा।
शुरू में जो बोला था वो गलत नहीं बोला था, वही चीज़ थी। तो परिणामी ड्राइविंग फोर्स तो समान है, लेकिन सिस्टम 1 भारी है तो आलसी होगा तो त्वरण कम होगा, और सिस्टम 2 हल्का है, स्मार्ट है तो इसका त्वरण ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से हमने त्वरण निकाल लिया। अब देखो त्वरण तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसके अंदर एक और कांसेप्ट छुपा हुआ है, उसको भी देख सकते हैं, है ना? तो तुम सोच के बताओ, ये तुम सोच के बताओ कि ये जो सेकंड केस था उसमें, है ना? तो सोच के बताओ कि इसमें रस्सी के सिरे को डायरेक्टली F इक्वल टू 3 mg बल से खींच रहे हैं। तो कोई स्मार्ट पर्सन कोई स्मार्ट पर्सन तो कॉमन सेंस हो सकता है कि रस्सी के सिरे को डायरेक्टली जितने बल से खींचेंगे वही तनाव बन जाएगा। तो रस्सी के सिरे को डायरेक्टली F इक्वल टू 3 mg बल से खींच रहे हैं, तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस रस्सी में तनाव भी कितना होगा? F होगा। F होगा मतलब 3 mg होगा, है ना? तो कोई स्मार्ट पर्सन हो, ठीक है ना? कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिल्कुल कॉमन सेंस से बोल सकता है कि रस्सी के सिरे को डायरेक्टली जितने बल से खींचेंगे वही तनाव बन जाएगा। सिरे को डायरेक्टली F बल से खींचते हैं तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस रस्सी में तनाव निश्चित F होगा। लेकिन चलो, कोई मूर्ख है ना, कोई डेढ़ बुद्धि चाहे तो इसको एक बार मैथमेटिकली जस्टिफाई भी कर सकता है। तो एक बार इसको भी झेल लेना है ना। तो ये रस्सी के सिरे को डायरेक्टली F इक्वल टू 3 mg बल से खींचते हैं, तो रस्सी में तनाव कितना होगा वो देखना है ना। बस तनाव निकालने के लिए महामूर्खों टाइप से रस्सी के सिरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। मतलब रस्सी के सिरे पर डायरेक्टली कौन-कौन से बल लगेंगे वो देखते हैं। तो तुम खुद बताओ कि रस्सी के सिरे पर हम एक तो F का बल हम लगा रहे हैं वो लगेगा। एक तो F बल हम लगा रहे हैं वो लगेगा जिसका मान 3 mg, और रस्सी जो है वो सिरे को खींचेगी, तनाव T भी लगेगा। अब तुम आराम से बताओ कि वो तो रस्सी का जो सिरा है वो तो भारहीन होगा ना? ये हम बोल सकते हैं कि रस्सी का सिरा तो एक छोटा-सा एलिमेंट है ना? हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि रस्सी भारहीन है, तो रस्सी का जो सिरा है वो भी भारहीन होगा। और मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि अगर सिरा भारहीन है, तब तो रुकाओ तब भी बल बैलेंस कर सकते हैं और गति कराओ तब भी बल बैलेंस कर सकते हैं। तो रस्सी का सिरा चूँकि भारहीन है, इससे भले ही गति कराओ फिर भी हम बलों को बैलेंस कर सकते हैं। तो बस बलों को बैलेंस करेंगे तो ऊपर की ओर T बराबर नीचे की ओर F, जिसका मान 3 mg है, तो T इक्वल टू F आ गया। या कोई और भी मंद बुद्धि हो, बस भगवान का नाम लेकर के न्यूटन्स लॉ की समीकरण लगा देना कि रस्सी के सिरे पर परिणामी ऊपर की ओर बल T माइनस F बराबर रस्सी के सिरे का द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो रस्सी के सिरे का त्वरण तो होगा लेकिन द्रव्यमान 0, तो ये चीज़ 0, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो T इक्वल टू F। लेकिन ये मंद बुद्धि के लिए है ना, बाकी हमको ये बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो घिरनी वाले क्वेश्चन के स्टार्टिंग बताया था कि घिरनी हो या रस्सी का सिरा हो, भारहीन हो, तब तो रुकाओ तब भी बल बैलेंस कर सकते हैं, और गति कराओ तब भी बल बैलेंस कर सकते हैं। तो ऊपर-नीचे बल बैलेंस करेंगे तो ऊपर की ओर T बराबर नीचे की ओर F, तो T इक्वल टू F, F का मान 3 mg तो तनाव भी 3 mg। बच्चों देखो, अभी तो हमने महामूर्खों टाइप से रस्सी के सिरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये इतना ऑपरेशन किया ना, लेकिन ध्यान हटा है ना, ध्यान हटा के आगे ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो आगे बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, आगे तुम अब मान के चलना, है ना? रिज़ल्ट की फॉर्म में ध्यान रखना। तो आगे तुम मान के चलना कि रस्सी के सिरे को डायरेक्टली जितने बल से खींचेंगे वही तनाव बन जाएगा। तो रस्सी के सिरे को डायरेक्टली F बल से खींचेंगे तो आँखें बंद करके बोल सकते हैं कि रस्सी में तनाव भी F होगा। इस F का मान 3 mg तो तनाव भी 3 mg, है ना? दूसरे शब्दों में ऐसे बोलूँ कि कोई आदमी रस्सी के सिरे को 10 न्यूटन बल से खींचता है, तो आँखें बंद करके बोल सकते हैं कि रस्सी में तनाव भी 10 न्यूटन होगा, है ना? कोई फ्री बॉडी डायग्राम और कोई बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने बिल्कुल नाप-तोल करके शब्द यूज़ किए थे। तो मैंने बोला था कि रस्सी के सिरे को डायरेक्टली जितने बल से खींचते हैं, वही तनाव बन जाता है। तो इसमें डायरेक्टली का मतलब समझना। तो डायरेक्टली मतलब रस्सी और खींचने वाले आदमी की भी टाँग अड़ाने के लिए और कोई ना हो, तब तो जितने बल से खींचेंगे वही तनाव बन जाएगा,
हैं, जैसे कि रस्सी के सिरे को कोई डायरेक्टली 10 न्यूटन बल से खींचे तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि रस्सी में तनाव भी निश्चित 10 न्यूटन ही होगा, है। लेकिन सोच के बताओ कि रस्सी और खींचने वाले आदमी की भी टांग अड़ाने के लिए अगर कोई ब्लॉक आ जाए तो फिर तनाव 10 न्यूटन नहीं होगा, है। जैसे देखना, जैसे मान लेते हैं कि रस्सी है, इसके निचले सिरे से m द्रव्यमान का ब्लॉक लटका दिया है और अब इस निचले वाले भाग को हम 10 न्यूटन बल से खींच रहे हैं, है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार रस्सी और खींचने वाले आदमी की भी टांग अड़ाने के लिए m द्रव्यमान का ब्लॉक आ गया है, तो अब तनाव 10 न्यूटन नहीं होगा। ये तो बोल सकते हैं, इस बार रस्सी, है ना? इस बार रस्सी को 10 न्यूटन बल से खींच तो रहे, लेकिन डायरेक्टली नहीं खींच रहे, बीच में टांग अड़ाने के लिए m द्रव्यमान का ब्लॉक आ गया है, इसलिए इसमें तनाव 10 न्यूटन नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली शब्द का यूज किया था। ये तो मैंने क्लियरली लिख भी दिया है ना, प्रॉपर शब्दों में लिख भी दिया है कि रस्सी के सिरे को रस्सी के सिरे को डायरेक्टली जितने बल से खींचते हैं वही तनाव बन जाता है। जैसे कि कोई भी आदमी रस्सी के सिरे को 50 न्यूटन बल से खींचे तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि रस्सी में तनाव भी निश्चित 50 न्यूटन ही होगा। जैसे कि अपने एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन है कि कोई रस्सी है, गिरने की मदद से इधर 2 केजी का ब्लॉक लटका हुआ है और कोई आदमी है जो रस्सी को 50 न्यूटन बल से खींच रहा है। तो इस 2 केजी वाले ब्लॉक का त्वरण कितना होगा वो देखना है। ये तो इजीली कर सकते हैं। ये तुम खुद बताओ ना, तुम खुद बताओ कि आदमी रस्सी के सिरे को डायरेक्टली 50 न्यूटन बल से खींच रहा है। चमका के बताया था कि रस्सी के सिरे को डायरेक्टली 50 न्यूटन बल से खींचेंगे तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि रस्सी में तनाव भी 50 न्यूटन ही होगा। और हमको पता है कि एक रस्सी में सब जगह तनाव समान होता है, तो इधर तनाव 50 न्यूटन तो इधर भी तनाव 50 न्यूटन ही होगा। बस अब हमको पूछता है कि ये जो 2 केजी वाला ब्लॉक है उसका त्वरण कितना होगा? तो बस सिंपली 2 केजी वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो 2 केजी वाला ब्लॉक एक, उस पर एक तो खुद का भार या गुरुत्वीय बल 2g मतलब 20 न्यूटन ये लगेगा और ये ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ है तो रस्सी खींचेगी तनाव T से। और देख चुके हैं कि रस्सी के सिरे को डायरेक्टली 50 न्यूटन बल से खींचा जा रहा है तो रस्सी में तनाव भी 50 न्यूटन होगा। बस अब तो इसका त्वरण हम मूंजबानी निकाल सकते हैं ना। तो मूंजबानी बताओ कि इस ब्लॉक पर ऊपर की ओर बल कितना लग रहा है 50 और नीचे की ओर कितना लग रहा है 20। तो बस ऊपर वाला बल सदा है तो ब्लॉक परिणामी रूप से ऊपर की ओर ही गति करेगा ना। और बताओ परिणामी ऊपर की ओर बल कितना है 50 माइनस 20 मतलब 30। तो इस ब्लॉक का त्वरण कितना होगा परिणामी बल बटे द्रव्यमान। तो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर। तो इस कंसेप्ट का आपने बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन फिर से याद दिला रहा हूँ कि रस्सी और खींचने वाले आदमी के बीच अगर m द्रव्यमान का ब्लॉक होता तो फिर तनाव 50 न्यूटन नहीं होता, फिर तनाव 50 न्यूटन से डिफरेंट होता। इसीलिए मैंने डायरेक्टली शब्द का यूज किया है। चलो बच्चों इसी कंसेप्ट पर बेस एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें हमको दे रखा है कि 20 केजी द्रव्यमान का कोई केबिन है और उसके अंदर 80 केजी द्रव्यमान का कोई आदमी खड़ा हुआ है। अब देखो ये आदमी रस्सी को पकड़े हुए है, ये रस्सी किसी स्मूथ गिरने से गुजर रही है और रस्सी का जो दूसरा सिरा है वो वापस इस केबिन से ही जुड़ा हुआ है ना। और देखो पहले पार्ट में देखना है ना, तो ये पहले पार्ट में जो आदमी है वो रस्सी को 700 न्यूटन बल से खींच रहा है। तो उस आदमी रस्सी को 700 न्यूटन बल से खींचे तो इस पूरे सिस्टम का त्वरण कितना होगा और आदमी के पैर और फर्श के बीच लगने वाला दबाव बल या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। और सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है कि जो आदमी हो पूरे सिस्टम को 3.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के नियत वेग से ऊपर की ओर ले जाना चाहता है। तो उसके लिए आदमी को रस्सी को कितने बल से खींचना होगा और तब फिर पैर और फर्श के बीच तब दबाव बल कितना होगा वो देखना है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं ना। वही फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमको दे रखा है कि जो आदमी और रस्सी को 700 न्यूटन बल से खींच रहा है
तो सिस्टम का त्वरण कितना होगा वो सब पूछा है ना। बस आराम से बताओ, अभी बताया था है ना। बस आराम से बताओ कि आदमी रस्सी को डायरेक्टली 700 न्यूटन बल से खींच रहा है, तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि रस्सी में तनाव भी 700 न्यूटन होगा। बताया था ना कि रस्सी के सिरे को डायरेक्टली जितने बल से खींचे वही तनाव बन जाता है। तो बस आदमी रस्सी के सिरे को डायरेक्टली 700 न्यूटन बल से खींच रहा है, तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस रस्सी में तनाव भी 700 न्यूटन होगा। और एक रस्सी में तनाव सब जगह समान होता है, तो इधर तनाव 700 न्यूटन है तो इधर भी तनाव 700 न्यूटन ही होगा। तो चलो है ना। चलो सबसे पहले हमको देखना है कि आदमी प्लस केबिन इस पूरे सिस्टम का त्वरण कितना होगा वो देखना है। ये तो आराम से बताओ, है ना। बिल्कुल स्मार्टली बताओ कि पहले पार्ट में हमको इस सिस्टम का त्वरण निकालना है, बाकी आदमी के पैर और फर्श के बीच लगने वाले दबाव बल या नॉर्मल रिएक्शन को छुपाना है। तो मैंने बताया था कि इनके बीच आपस में लगने वाले दबाव बल को छुपाने के लिए हम क्या करेंगे, आदमी और केबिन दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे। बताया था ना कि इनके बीच आपस में लगने वाले दबाव बल को छुपाने के लिए आदमी और केबिन दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। और मैंने है ना मैंने चमका के बताया था कि आदमी और केबिन दोनों को एक साथ लें, एक सिस्टमेटाइज से मान ले तो क्या फायदा होगा, इन दोनों के बीच आपस में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, मतलब आपस में लगने वाला दबाव बल होते हुए भी छुप जाएगा। बस अब इस पूरे सिस्टम पर केवल बाएं बल देखेंगे। तो आराम से बताओ ना, आराम से बताओ, इस पूरे सिस्टम पर बाएं बल कौन-कौन से होंगे? एक तो सिस्टम का कुल भार या कुल गुरुत्वीय बल एम टोटल इंटू जी। तो एम टोटल कितना है, केबिन का 20 प्लस आदमी का 80, तो एम टोटल तो 20 प्लस 80 मतलब 100 इंटू जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे सिस्टम का कुल भार या कुल गुरुत्वीय बल एम टोटल इंटू जी, 100 इंटू जी मतलब कितना हो गया, 1000 न्यूटन। तो पूरे सिस्टम का कुल भार या कुल गुरुत्वीय बल एम टोटल इंटू जी मतलब 1000 न्यूटन ये हो गया। और कौन सा बल लगेगा, तनाव बल। और तुम खुद बताओ ना, तुमको बताओ कि पूरा सिस्टम रस्सियों से दो जगह जुड़ा हुआ है, तो दोनों रस्सियों के कारण तनाव लगेगा। तो बता, रस्सी का ये भाग भी सिस्टम को खींचेगा तनाव टी से, है ना। रस्सी का ये भाग भी सिस्टम को खींचेगा तनाव टी से, और रस्सी का ये वाला भाग भी खींचेगा तनाव टी से। कई महामूर्ख तो बोलते हैं कि एक ही रस्सी है तो एक ही बार तनाव लगेगा, लेकिन ये गलत है ना। मैंने पहले ही बताया था कि सिस्टम रस्सी से जितनी बार जुड़ा है उतनी बार तनाव लगेगा। तो इस बार ये पूरा सिस्टम रस्सी से 2 बार जुड़ा है तो 2 बार तनाव लगेगा। तो रस्सी का ये भाग भी खींचेगा तनाव टी से, और ये भी खींचेगा तनाव टी से, जहाँ टी का मान कितना है, 700। तो ये वाला भाग भी खींचेगा टी इक्वल टू 700 न्यूटन, और ये वाला भाग भी खींचेगा टी इक्वल टू 700 न्यूटन। बस अब पूरे सिस्टम का त्वरण देखना है ना। तो वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो त्वरण मुंह जुबानी निकाल सकता है ना। तुम बताओ, ये तुम बताओ कि इस पूरे सिस्टम क्या हो रहा है, ये तुम बताओ कि इस पूरे सिस्टम पर ऊपर की ओर ले जाने वाला बल 700 प्लस 700 मतलब 1400, और नीचे की ओर ले जाने वाला बल 1000। तो बताओ परिणामी बल ऊपर की ओर होगा ना, और परिणामी ऊपर की ओर बल कितना होगा, सिंपली 1400 माइनस 1000 मतलब 400। और बताओ ये परिणामी बल कुल कितने द्रव्यमान को ढो रहा है, 80 और 20 100 केजी द्रव्यमान को ढो रहा है। तो बताओ, ये बताओ पूरे सिस्टम का त्वरण कितना होगा, परिणामी बल तो 400 अपन सिस्टम का कुल द्रव्यमान 100, तो इस सिस्टम का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस टाइप से तुम डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन चलो फिर भी इसको एक बार थोड़ा सा सम्मान देखते हैं, डिटेल में कर लेते हैं, है ना। वही चीज की आपस में आपस में लगने वाले दबाव बल को छुपाने के लिए हम आदमी और केबिन दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो बताओ ना, बताओ आदमी प्लस केबिन इस पूरे सिस्टम के लिए न्यूटन लॉ लगाएंगे ना। तो आदमी प्लस केबिन इस पूरे सिस्टम के लिए परिणामी ऊपर की ओर बाएं बल बराबर पूरे सिस्टम का कुल द्रव्यमान इंटू त्वरण। आराम से बताओ ना, आराम से बताओ कि आदमी प्लस केबिन पूरे सिस्टम पर परिणामी ऊपर की ओर बाएं बल कितना होगा, 2t माइनस m टोटल इंटू जी। तो बताओ t 700 है तो 2t कितना हो गया 1400 माइनस m टोटल इंटू जी कितना है
100 जी मतलब 1000 बराबर पूरे सिस्टम का कुल द्रव्यमान 100 इंटू त्वरण ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? तो मुंह जुबानी करते तब भी उतना ही आता और थोड़ा सिस्टमेटिक किया तब भी उतना ही हो गया। लेकिन चमका के बताया था कि कभी भी त्वरण का मान निकालो तो तुरंत त्वरण की दिशा ही बताना। तो कहने की जरूरत नहीं कि ऊपर वाला बल ज्यादा है तो परिणामी बल ऊपर की ओर होगा, तो ऑब्वियसली पूरे सिस्टम का त्वरण भी ऊपर की ओर होगा। और बताओ, त्वरण ऊपर की ओर होगा मतलब बोल सकते हैं कि ये जो आदमी है उसका भी त्वरण चार्ज इतना ऊपर की ओर ही होगा, और ऑब्वियसली ये जो केबिन है उसका भी तुरंत चार्ज इतना ऊपर की ओर ही होगा, है ना? तो बस आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि दोनों को एक साथ लेकर के मतलब शॉर्टकट से तो हमने तुरंत निकाल लिया। अब हमको सेकंड पार्ट में पूछा है कि आदमी के पैर और फर्श के बीच लगने वाला दबाव बल या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। मैंने पहले ही बताया था ना, मैंने पहले ही बताया था कि आदमी और केबिन दोनों को एक साथ कंसीडर करने पर तो आपस में लगने वाला दबाव बल होते भी छुप जाता है। लेकिन सेकंड पार्ट में दबाव बल को छुपाना नहीं है, निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक का किसी भी एक को अलग से कंसीडर करेंगे, मतलब अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएँगे, तो वो नॉर्मल रिएक्शन वापस प्रकट हो जाएगा। तो शॉर्टकट से तुरंत और दबाव बल के लिए किसी भी एक को अलग से कंसीडर करेंगे। तो तुम्हारी श्रद्धा हो तो अकेले आदमी को भी अलग से कंसीडर कर सकते हो, या चाहो तो अकेले केबिन को भी अलग से कंसीडर कर सकते हो। तो चलो दबाव बल निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि अकेले आदमी को अलग से कंसीडर करते हैं, हुई ना? तो दबाव बल को निकालने के लिए अकेले आदमी को अलग से कंसीडर करते हैं, मतलब अकेले आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब पूरे सिस्टम पर नहीं, अब अकेले आदमी पर डायरेक्ट कौन-कौन से बल लगेंगे वो देखते हैं। तो आराम से बताओ, ये आराम से बताओ कि अकेले आदमी पर एक तो इसका खुद का भार या गुरुत्वीय बल एटीजी मतलब 800 ये लगेगा। उसके बाद रस्सी इसको खींचेगी तनाव T से। और तुम बताओ कि आदमी तो रस्सी से केवल एक ही बार जुड़ा हुआ है, तो आदमी पर तो एक ही तनाव लगेगा। तो रस्सी का ये वाला भाग इसको खींचेगा तनाव T से, जहाँ T का मान 700, और एक और बल लगेगा दबाव बल या नॉर्मल रिएक्शन, है ना? तो तुम आराम से बताओ कि इस सतह पर आदमी के पैर और केबिन की फर्श एक दूसरे के संपर्क में है, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे और बिल्कुल अभिलंबित दिशा में। मतलब बताओ, आदमी के जो पैर हैं वो फर्श को धक्का देंगे N बल से, तो प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो फर्श है वो आदमी के पैरों को भी नहीं छोड़ेगी। ये जो फर्श है वो आदमी के पैरों को भी धक्का देगी N बल से। उसमें हमको पता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन तो केबिन के पाले में आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये नॉर्मल रिएक्शन आदमी के पाले में आएगा, इसी का मतलब है ना? तो आराम से बताओ, ठीक है ना? आराम से बताओ कि अकेले आदमी के है ना? आराम से बताओ कि अकेले आदमी के पाले में कौन-कौन से बल आएँगे? एक तो इसका भार या गुरुत्वीय बल एटीजी, एक रस्सी खींचेगी तनाव T से, और एक फर्श के कारण धक्का N, ये सब आएँगे। बस। अब अकेले आदमी की समीकरण लिखते हैं। तो तुम बताओ कि आदमी का त्वरण ऊपर की ओर है ना? तो अकेले आदमी पर परिणामी ऊपर की ओर बल बराबर अकेले आदमी का द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि अकेले आदमी पर परिणामी ऊपर की ओर बल कितना होगा? N प्लस T माइनस ATG ना? तो लिख देता हूँ ना, लिख देता हूँ कि अके लिख देता हूँ कि अकेले आदमी पर परिणामी ऊपर की ओर बल T प्लस N माइनस ATG बराबर अकेले आदमी का द्रव्यमान AT इंटू त्वरण A, मान रख देते हैं। तो बताओ, त्वरण का मान तो 4 है, उसके शुरू में ही देख चुके हैं कि तनाव कितना है? 700 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास N का मान भी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो N मतलब दबाव बल या नॉर्मल रिएक्शन 420 न्यूटन। तो दूसरा पार्ट भी आ गया। इस बार आदमी के पैर और फर्श के बीच लगने वाला दबाव बल या नॉर्मल रिएक्शन 420 न्यूटन होगा। देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन में घुमाने के लिए एक और चीज देता है। कई बार क्या करता है कि इस रस्सी में तनाव मापने के लिए तो इस रस्सी के बीच में हमने कोई स्प्रिंग बैलेंस या कमानीदार तुला लगा दिया है, और आदमी के पैर और फर्श के बीच दबाव बल मापने के लिए आदमी के पैर और फर्श के बीच हमने कोई भार मापक मशीन लगा दी है, मतलब वेइंग मशीन लगा दी है, वेट मशीन। बस पूछता है
कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी और इस भार मापक मशीन मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी वो देखना है। ये तो मैंने तुमको चमका के बताया था, है ना? मैंने पिछली क्लास में उनको चमका के बताया था कि स्प्रिंग बैलेंस क्या मापती है? तनाव बल। तो बस इस रस्सी में जो तनाव होगा वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। और भार मापक मशीन क्या मापती है? दबाव बल। तो आदमी के पैरों और फर्श के बीच जो दबाव बल होगा वही भार मापक मशीन की रीडिंग। चलो पहले स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग तो हम समझते हैं। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी है मतलब इनडायरेक्टली रस्सी में तनाव पूछा है। तो हमको पता है कि रस्सी के सिरे को डायरेक्टली 700 न्यूटन बल से खींच रहे थे, तो रस्सी में तनाव भी आंखें बंद करके 700 न्यूटन, और तनाव 700 न्यूटन, तो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी कितनी होगी? 700 न्यूटन होगी। इसको कई बार किलोग्राम फोर्स में भी कन्वर्ट किया होता है। बताओ, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 700 न्यूटन या किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना है तो जी मतलब 10 का भाग दे देंगे। तो जी या 10 का भाग दे देंगे तो किलोग्राम फोर्स में कितनी आ गई? 70 किलोग्राम फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 700 न्यूटन या 70 किलोग्राम फोर्स। अब हमको दे रखा है कि आदमी के पैर और फर्श के बीच हमने वेइंग मशीन मतलब भार मापक मशीन लगा दी है। तो भार मापक मशीन की रीडिंग कितनी होगी वो देखना है। तो अच्छे ध्यान रखना कि भार मापक मशीन क्या मापती है? दबाव बल। तो बस आदमी के पैर द्वारा, है ना, आदमी के पैर द्वारा इस फर्श या इस मशीन पर जो दबाव बल लगेगा वही भार मापक मशीन की रीडिंग होगी। तो तुम बताओ कि आदमी के पैर और फर्श या इस भार मापक मशीन के बीच दबाव बल 420 न्यूटन है। तो इस भार मापक मशीन मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी? सिंपली 420 न्यूटन होगी। या अगर किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना है ना, किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जी मतलब 10 का भाग दे देंगे। तो जी या 10 का भाग देंगे तो किलोग्राम फोर्स में कितनी आ जाएगी? 42 किलोग्राम फोर्स इतनी आ जाएगी। तो बस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 700 न्यूटन है, 70 किलोग्राम फोर्स, और इस भार मापक मशीन की रीडिंग 420 न्यूटन या 42 किलोग्राम फोर्स। दैट्स ऑल। इजीली कर सकते हो। फिर बच्चों क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं ना। तो सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है कि इस बार आदमी पूरे सिस्टम को 3.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेग से ऊपर की ओर ले जाना चाहता है। तो उसके लिए इसको रस्सी को कितने बल से खींचना होगा, मतलब इस केस में रस्सी में तनाव कितना होना चाहिए वो देखना है। या तुम खुद सोच के बताओ। इसमें तुम खुद सोच के बताओ कि सेकेंड केस में सिस्टम का वेग कितना भी रखना हो लेकिन सिस्टम का वेग कांस्टेंट रखना है। यानी जो 3.7 जो संख्या है वो कंफ्यूज करने के लिए उसका कोई महत्व नहीं है ना। लेकिन तुम बताओ ना, तुम बताओ कि सेकेंड केस में सिस्टम का वेग कितना भी रखना हो लेकिन सिस्टम का वेग कांस्टेंट रखना है। तो सिस्टम का वेग कांस्टेंट होगा तो त्वरण जीरो होगा। त्वरण जीरो होगा तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार परिणामी बल भी जीरो होना चाहिए। और परिणामी बल जीरो होना चाहिए मतलब इस बार हम सिंपली ऊपर नीचे वाले बलों को सिंपली बैलेंस कर सकते हैं। बस सिंपली बलों को बैलेंस करेंगे। तो चलो, वही चीज है ना, वही चीज की पहले वाले पार्ट में हमको तनाव निकालना है, बाकी आदमी के पैर और फर्श के बीच लगने वाले दबाव बल को छुपाना चाहते हैं। तो दबाव बल को छुपाने के लिए हम आदमी और केबिन दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं। दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो वही घिसी पिटी कहानी कि दोनों को एक सिस्टम मान ले तो आपस में लगने वाला दबाव बल होते हुए भी छुप जाएगा। तो बस अब पूरे सिस्टम पर केवल बाएं बल देखेंगे। तो आराम से बताओ, आराम से बताओ कि पूरे सिस्टम पर बाएं बल कौन से लगेंगे? एक तो पूरे सिस्टम का कुल भार या कुल गुरुत्वीय बल एम टोटल इंटू जी मतलब 20 प्लस 80 इंटू जी मतलब 100 जी मतलब 1000। और तनाव तो अभी देखा था कि पूरा सिस्टम रस्सियों से दो बार जुड़ा हुआ है, दो बार तनाव लगेंगे। तो रस्सी का ये वाला पार्ट भी खींचेगा तनाव टी से, और रस्सी का ये वाला पार्ट भी खींचेगा तनाव टी से। बस अभी बताया था ना कि सिस्टम का वेग कितना भी है लेकिन वेग कांस्टेंट है, तो त्वरण जीरो परिणामी बल जीरो। मतलब इस बार इस पूरे सिस्टम पर हम सिंपली ऊपर नीचे वाले बलों को बैलेंस कर सकते हैं। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ पूरे सिस्टम पर ऊपर की ओर तो कितना है? टी प्लस टी मतलब 2t, और नीचे की ओर एम टोटल इंटू जी। बस
सिंपली पूरे सिस्टम पर ऊपर नीचे बलों को बैलेंस कर सकते हैं। तो ऊपर की ओर तो 2t बराबर नीचे की ओर m टोटल इंटू जी मतलब 100 इंटू जी मतलब 1000। तो इसको सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू 500। तो उसके लिए रस्सी में तनाव कितना होना चाहिए 500। और हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि रस्सी में तनाव 500 न्यूटन होना चाहिए। तो उसके लिए आदमी को रस्सी को कितने बल से खींचना पड़ेगा 500 न्यूटन बल से खींचना पड़ेगा। ये आ गया। बस अब इसी में पूछा है ना, हमको पूछा है कि इसी केस में है ना, सेकंड वाले केस में इस बार आदमी के पैर और फर्श के बीच दबाव बल कितना होगा वो देखना है। तो वही घिसी-पिटी कहानी है ना, वही कहानी की एक साल लेने पर तो नॉर्मल रिएक्शन छुप गया था। अब सेकंड पार्ट पे निकालना है, तो उसके लिए किसी भी एक को अलग से कंसीडर करेंगे। तो चलो अकेले आदमी को कंसीडर करते हैं, मतलब अब पूरे सिस्टम पर नहीं, अकेले आदमी पर कौन-कौन से बल लगेंगे वो देखना है। वो अभी देख चुके हैं कि अकेले आदमी पर एक तो इसका खुद का भार या गुरुत्वीय बल एटीजी, उसके बाद अकेले आदमी के रस्सी केवल एक ही बार लगी है, तो रस्सी केवल है ना, रस्सी केवल एक ही बार लगी है तो ये रस्सी खींचेगी तनाव टी से, जहाँ टी का मान 500 और एक दबाव बल। तो आदमी के पैर और फर्श एक दूसरे को धक्का देंगे। आदमी के पैर फर्श को धक्का देंगे एन बल से। तो प्रतिक्रिया स्वरूप फर्श आदमी के पैर को भी नहीं छोड़ेगी, उसको भी धक्का देगी एन बल से। ये एन केबिन के पाले में और ये एन आदमी के पाले में। तो बताओ, अभी देख चुके थे कि अकेले आदमी के पाले में कौन-कौन से बल आएँगे। एक तो इसका भार है गुरुत्वीय बल एटीजी, रस्सी खींचेगी तनाव टी से और फर्श के कारण धक्का एन। बस हमको पता है कि पूरे सिस्टम का त्वरण 0 है, तो आदमी का भी त्वरण 0 होगा। तो जैसे पूरे सिस्टम पर बलों को बैलेंस किया था, वैसे अकेले आदमी पर भी बलों को बैलेंस कर सकते हैं। तो आराम से बताओ कि आदमी पर ऊपर की ओर तो कितना है T प्लस N बराबर नीचे की ओर M2 ATG। बस आदमी पर भी ऊपर-नीचे बलों को बैलेंस करेंगे तो आदमी पर ऊपर की ओर तो T प्लस N बराबर नीचे की ओर ATG। और हमको पता है कि इस केस में तनाव का मान कितना है 500। तो तनाव का मान 500 रख दिया तो दबाव बल कितना आ जाएगा 300 न्यूटन ये हो जाएगा, है ना? अब देखो वही घिसी-पिटी चीज़ की स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, और इधर भार मापक मशीन लगा दी है तो भार मापक मशीन की रीडिंग कितनी होगी। तो अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। बताओ, स्प्रिंग बैलेंस तनाव मापती है, तो रस्सी में तनाव 500 न्यूटन, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी 500 न्यूटन। या किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना है तो जी या 10 का भाग देंगे तो 50 किलोग्राम फोर्स। और अगर आदमी के पैर और फर्श के बीच भार मापक मशीन रखी है, तो दबाव बल को मापेगी। तो इधर दबाव बल 300 न्यूटन, तो भार मापक मशीन की रीडिंग भी 300 न्यूटन। या किलोग्राम फोर्स के लिए जी का भाग देंगे तो 30 किलोग्राम फोर्स। दैट्स ऑल। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट देख सकते हैं ना। ये देखो ये न्यूटन्स है ना, ये न्यूटन्स लॉ के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे कोई ब्लॉक जमीन की सतह के ऊपर चुपचाप रुका हुआ हो, तो इसका विस्थापन भी 0, वेग भी 0, त्वरण भी 0। और मैंने बताया था कि त्वरण 0 तो परिणामी बल 0। और चमका के बताया था कि कभी भी त्वरण 0 या परिणामी बल 0, तो उस स्थिति को हम साम्यावस्था स्थिति बोलते हैं। ये पेन भी नहीं चल रहा है ना, बताया था कि कोई वस्तु चुपचाप पड़ी हो तो त्वरण 0, परिणामी बल 0, तो उस स्थिति को भी साम्यावस्था स्थिति बोलते हैं। और वैसे इस केस में बताओ, इस केस में पूरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है। तो सिस्टम का वेग भले ही लेकिन वेग कांस्टेंट है, तो यहाँ भी त्वरण 0, परिणामी बल 0, मतलब इस स्थिति को भी साम्यावस्था स्थिति बोल सकते हैं। यहाँ भी तो त्वरण और परिणामी बल 0 है, तो इसको भी साम्यावस्था स्थिति बोल सकते हैं। ये तो अच्छे ध्यान था, है ना? अच्छे ध्यान था कि कोई वस्तु डेड बॉडी के टाइप से चुपचाप पड़ी हो तो उसको भी साम्यावस्था स्थिति, और कोई वस्तु भैंस के टाइप से कांस्टेंट वेग से गति कर रही हो तो उसको भी साम्यावस्था स्थिति बोलेंगे। तो वैसे तो ये भी साम्यावस्था है और ये भी साम्यावस्था है, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि बताओ ये रुकी हुई साम्यावस्था है, तो जो रुकी हुई साम्यावस्था होती है उसको स्थैतिक साम्यावस्था बोलते हैं। और ये गतिशील साम्यावस्था है, तो इसको गतिक साम्यावस्था मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि दोनों साम्यावस्था है, लेकिन जो रुकी हुई साम्यावस्था होती है उसको स्थैतिक साम्यावस्था, और जो भैंस के टाइप से गतिशील साम्यावस्था होती है उसको गतिक साम्यावस्था ये बोलते हैं, है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब चलो
इसी के मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ढंग से बताना है ना। तो देखो पहले केस में मान लेते हैं कोई भैंस है जो पानी में चुपचाप पड़ी हुई हिल ही नहीं रही है, ये भी साम्यावस्था होगी। और अगले केस में कोई भैंस 5 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेग से गति कर रही है, मतलब उसको हॉर्न बजाओ, पत्थर मारो, कोई असर नहीं है, बस मदमस्त चाल से 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेग से गति कर रही है। तो हमको देखना है कि इनमें से कौन सी साम्यावस्था गतिक होगी और कौन सी स्थैतिक होगी। तो स्मार्ट पर्सन हो तो उसने देखते ही बता दिया होगा कि ये फर्स्ट वाली साम्यावस्था स्थैतिक होगी और सेकंड वाली गतिक होगी। तो इसको भी तुम देख सकते हो ना। तो चलो पहले केस में मान लेते हैं कि कोई भैंस पानी के अंदर चुपचाप पड़ी हुई है, हिल ही नहीं रही है। तुमको पता है कि हिल ही नहीं रही है, तो इसका भैंस का त्वरण भी सॉरी हिल ही नहीं रही है मतलब भैंस का विस्थापन भी 0, वेग भी 0 और त्वरण भी 0। त्वरण 0 तो न्यूटन सेकंड नियम के अनुसार परिणामी बल भी 0। और चमका के बताया था कि कभी भी त्वरण है परिणामी बल 0। तो इस स्थिति को साम्यावस्था स्थिति बोलेंगे, लेकिन साम्यावस्था तो है लेकिन रुकी हुई साम्यावस्था है, इस देश को स्थैतिक साम्यावस्था बोलेंगे। लेकिन अगला केस ले रहा हूँ, तब कोई भैंस जो है वो है ना, मान लेते हैं कि जो भैंस है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेग से गति कर रही है। मैंने अभी बताया था कि इस भैंस का वेग कितना भी है लेकिन वेग कांस्टेंट है। वेग कांस्टेंट है तो वेग परिवर्तित हो ही नहीं रहा ना। तो वेग में परिवर्तन की दर 0 होगी मतलब त्वरण 0 होगा। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कितना ही वेग हो लेकिन वेग कांस्टेंट है। वेग कांस्टेंट है तो त्वरण 0। त्वरण 0 तो न्यूटन सेकंड नियम के अनुसार परिणामी बल भी 0 होना चाहिए। और इस केस में भी त्वरण या परिणामी बल 0 है। इसलिए इस स्थिति को भी साम्यावस्था स्थिति तो बोलेंगे, लेकिन रुकी हुई नहीं है, गतिशील साम्यावस्था है, इसलिए इसको गतिक साम्यावस्था मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि भैंस पानी में बिल्कुल रुकी हुई पड़ी हुई है, तो इसको स्थैतिक साम्यावस्था मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और भैंस कांस्टेंट वेग से गति कर रही है, तो इसको गतिक साम्यावस्था मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये चीज आगे ध्यान रखना है। देखो बच्चों, फिजिक्स का कोई भी कंसेप्ट हो उसको हम भैंस से ही समझते हैं। तो तुम खुद बताओ कि अगर भैंस नहीं होती तो तुम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते थे। तो भैंस का ये भी एक महत्व है, ध्यान रखना।